लेक्चर 3 है शायद आज। लेक्चर का नाम सेंटर ऑफ मास एंड लेक्चर नंबर 3। सेंटर ऑफ मास की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि चीजों को अप्लाई करना सीखेंगे आप लोग। सो अवेयर रहिएगा, बोर्ड से ध्यान में रहिएगा, ठीक है। आज के पोर्शन के बाद आपको पूरी मैकेनिक्स को एक साथ देखना आएगा, कंबाइन करना आएगा, तीनों टूल्स को यूज करना आएगा। आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हमारे मैकेनिक्स के थर्ड टूल के पास पहुंच जाएंगे, जिससे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहला टूल था F बराबर m, सेकंड टूल था वर्क एनर्जी थ्योरम, थर्ड टूल आज ढूंढेंगे। हमारा आज का हेडिंग है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कब पढ़ते हैं? जब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो गया है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, रॉड आ गई है, कोन आ गया है, स्फीयर आ गया है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आरसीएम का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, तो पहले तो ये कमेंट कर लेते हैं, क्या हमें ये बात समझ में आ गई है कि सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये किसके लिए था? हमें मालूम है ये n पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन है। यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट। यस और लाउडली बता दीजिए। सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। नीचे एक्सप्रेशन mi जो है, इसको मास ऑफ सिस्टम लिख सकता हूं, तो rcm को दोबारा से लिख रहा हूं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस ऑन mn डिवाइडेड बाय ये मास ऑफ सिस्टम, पूरे को सिस्टम बोल रहे हैं, तो ये आरसीएम की वैल्यू आ गई है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पहली हेडिंग हमारे पास आ रही है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। गड़बड़ नहीं करना, ढंग से समझना। जब तक आर्टिकल खत्म नहीं होगा ये पूरा कलेक्टिवली समझ में नहीं आएगा। पेशेंस से सुनना सारी चीजें, धैर्यपूर्वक सुनोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो डेफिनेशन वेलोसिटी की सिंपल सी है, d by dt of RCM, the rate of change of position is called velocity। हाँ ना, जवाब दीजिए कुछ। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बदलते हैं, मास तो बदलने से रहे, तो d by dt of RCM करना है, तो क्लियर है R1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा V1, R2 का डिफरेंशिएशन V2, so on mn Vn divided by m1 plus m2 plus mn, that is mass of system। क्या VCM का वेक्टर फॉर्म आप सबको समझ में आ गया क्या? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ क्या चीज है ये? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलना सीखना आपको, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। डेफिनेशन ये नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर पूछता हूं तो समझ में आ गया ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या चीज है ये? सर फील नहीं आ रहा, नाम तो समझ में आ रहा है वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, लेकिन फील नहीं आ रहा कि है क्या चीज। लेकिन एक बात कर, मान ले ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है और एक ये ट्रेन है, और ये ट्रेन इतनी लंबी है कि ये सर्कमफ्रेंस का आधा हो गया, और ये ट्रेन दिखाई दे रही है तो ऊपर से अभी, और ये ट्रेन यूं मुड़ रही है इस टाइम पे, और ट्रेन चल रही है 20 स्पीड से, तो हर एलिमेंट की स्पीड तो अलग अलग होगी। मैं बोलूं ट्रेन की वेलोसिटी बताओ, तो तुम कहोगे ट्रेन की वेलोसिटी कैसे बताऊं? इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी तो अलग अलग है, इसकी इधर है, इसकी इधर है। इस ट्रेन की पूरी की स्पीड भी दिखाई दे रही है मुझे कुछ यूं करके, लेकिन मैं इसकी वेलोसिटी क्या बोलूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है। यस और नो में कमेंट कीजिए। तो बात फंस गई, अलग अलग एलिमेंट की स्पीड भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी भी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, मैं इस चीज को दोबारा से लिखूं तो VCM को मैं यूं लिख सकता था, सेम उसी तरीके में जाऊंगा जो इससे पहले हमने इंटीग्रेशन वाली बात लिखी थी। RCM क्या था? ये क्या चीज है? सर इसका वेक्टर फॉर्म जो भी आप लिख रहे हो वो एक्चुअली ये था RCM, RDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। हाँ ना, जवाब दो भैया। तो तुम कहोगे सर एक काम करो, आप एक एलिमेंट काटो, एलिमेंट के बारे में कुछ लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा? एलिमेंट का DM भी आ जाएगा
इसको इंटीग्रेट करके डीएम से डिवाइड कर दो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वीसीएम। क्या वीसीएम की तुम्हें डेफिनेशन ये वाली भी समझ में आ गई क्या? अरे सेम ये चीज लिख दी बच्चों लोगों ने, ये क्या है, डीएम m1 v1 m2 v2, तो एक एलिमेंट का मास, उस एलिमेंट की वेलोसिटी, यस और नो में जवाब दीजिए, उसको इंटीग्रेट करके टोटल मास से डिवाइड करना, दिस इज वीसीएम। क्या तुम्हें वीसीएम की डेफिनेशन समझ में आ रही है? तो वीसीएम की डेफिनेशन हमारे पास एक ये भी हो सकती है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम भी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। यहां पर डीएम क्या चीज है, वी ऑल नो इट इज मास ऑफ एलिमेंट, नो डाउट एट ऑल। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इट इज इक्वेशन नंबर 3। ये बात समझ लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला तब काम आएगा जब आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल हो गए, 4 पार्टिकल हो गए, यूं चल रहा है, बस चल रहा है, वीसीएम लिखो तो अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे m1 v1 m2 v2 की, सॉल्व करेंगे तो वीसीएम आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब आएगा, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये इंटीग्रेशन की अप्रोच, जब आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें दिखाई दे रहा है, ट्रेन दिखाई दे रही है, ट्रेन अपने आप में पूरी पूरी एक ही एंटिटी, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो आपको इस केस में एलिमेंट काट के बात करनी पड़ेगी। हाँ ना, जवाब दे दीजिए, जो बोल रहा हूँ वो फीलिंग के साथ समझ में आ रहा है क्या? इसमें तो आपके पास अलग अलग पार्टिकल्स है। मैंने बोला 1 किलोग्राम का पीस 2 मीटर पर सेकंड से x में जा रहा है, 2 किलोग्राम का पीस इस स्पीड से इधर जा रहा है, 3 किलोग्राम पीस इधर से इधर जा रहा है। वीसीएम बताओ, तुम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा वीसीएम की वैल्यू आ गई। लेकिन उससे फीलिंग वाली बात कोई भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये सिस्टम चल कैसे रहा है। अब ये सिस्टम में महसूस हो रहा है, तो ये एलिमेंटल मोमेंटम लिख के या एलिमेंट के लिए फॉर्मूला लिख के तुम्हें बात समझ में आ गई क्या? ठीक है जी, इस चीज का यूज करेंगे थोड़ी देर में। इस स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, फिर इसी क्वेश्चन पे वापस आएंगे 5 मिनट के अंदर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद इस मास से आप मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ सिस्टम इनटू वीसीएम। ये क्या चलती है, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है भैया? मास इनटू वेलोसिटी क्या चलती होती है? मोमेंटम। तो ये मोमेंटम आ गया, तो इसका नाम रखते हैं हम लोग मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, m टाइम सिस्टम, m सिस्टम वीसीएम इक्वल्स टू, ये स्टेप उठ के इधर गया तो ये आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस ऑन mn vn। क्या तुम्हें लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी समझ में आ गया क्या? चेक कर लो, किस किस के फॉर्मूला निकाल दिया था हम लोगों ने, चेक करके बता दो। सबसे पहला फॉर्मूला आरसीएम का, दूसरा फॉर्मूला वीसीएम का, तीसरा फॉर्मूला मोमेंटम का। इन 3 फॉर्मूलों में कोई दिक्कत बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। इन तीनों चीजों में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल डेफिनेशन का यूज करके आंसर निकाल रखे। एक टर्म और निकाल देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे तो बात समझ में आएगी। हमसे कहा गया कि एक्सीलरेशन ऑफ COM भी निकाल दो। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा d by dt ऑफ VCM। हाँ ना, जवाब दो। डेफिनेशन से तो यही बनता है। यस सर। बट एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की निकालनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ COM। आर्टिकल तो ये है ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डिफरेंट क्वांटिटीज जो निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो VCM का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इधर V1 का डिफरेंशिएशन होगा, इधर V2 का होगा, Vn का होगा। dV1/dt A1 A2 सब आ जाएंगे। तो ACM का फॉर्मूला M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस ऑन MN AN डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस MN। क्या आपको ये 5th इक्वेशन भी समझ में आ गई है? चेक कर लीजिए बच्चों, ये क्या चीज है? क्या चीज है भाई साहब? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वाली वैल्यू यहां से यहां पुट की, ये मास ऑफ सिस्टम तो आ गया m1 dV1/dt A1, m2 dV2/dt A2, dVn/dt AN। क्या यहां तक की बात हम सबको क्लियर होगी है क्या बच्चों?
एकदम कंफर्म, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? इस 5 इक्वेशन को ढंग से देख लीजिए, इसके बाद की कहानी भी और लिखेंगे अपने, उसके अंदर और क्लैरिटी और बहुत सारी बातें आएंगी। पहले यहां तक सारा नोट कीजिए, पहले सारा यहां तक नोट कीजिए। कुछ पूछना तो पूछ लीजिए साथ में। डीएम मास ऑफ एलिमेंट होता है, भूलिएगा मत। डीएम क्या चीज होती है? मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट डीएम होता है। इरेज करो बेटा। टॉपिक चल रहा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, गड़बड़ मत कीजिएगा। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्या क्या लिखा है? आरसीएम का फॉर्मूला याद रहता है, उसी से बीसीएम का फॉर्मूला बनता है, उसी से एसीएम का फॉर्मूला बनता है। मास को साइड में ले जाएंगे तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल दो, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बोल दो, एक ही बात है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल दो, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बोल दो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है क्या? तुम सबको समझ में आ रही है बात? आसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान मामला, आसान मामला नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आना चाहिए, पूरा फीलिंग के साथ बात को समझना। इट विल टेक टाइम, अगर वो समझ में आ रही बात है फिर सारा मामला आसान हो जाएगा। हटा रहे हैं इस सारी चीज को। एक सिस्टम गिवन है, इसमें ये 1 किलोग्राम का मास है, ये 2 किलोग्राम का मास है, यहीं पर कोई 7 kg का मास है। ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला पार्टिकल कहीं इस तरफ जा रहा है 37 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड से। और कहा गया इसको पूरे को सिस्टम मानना है, कहता है वीसीएम निकाल दो यार, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल दो। इस सिस्टम में है ही इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल में चाहे यहां शो कर दूं, चाहे यहां लिख के यहां शो कर दूं, बात तो एक ही रहेगी, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। अभी सबको करने के 2 तरीके हैं, फॉर्मूला तो एक ही यूज करूंगा, लिखने के 2 तरीके। ख्याल मत रही, यहां ये साथ में आएंगे। या तो मैं उसके कंपोनेंट कर लूं और वीसीएम एक्स अलग निकालूं, वीसीएम वाई अलग निकालूं, या सारा एक ही बार में सोल्व कर लूं। मेरे मन में आया कि मैं सारा एक ही बार में सोल्व करूंगा, तो देखता हूं कितनों को क्लिक करती है बात, नहीं समझ में आए तो जवाब देना। डायरेक्टली वीसीएम निकाल रहा हूं, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर साउंड करते हुए लिखते हैं M1V1, M1V1, M2 V2, प्लस M3 V3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। V3 लिखना रहेगा यार, V3 नहीं
फिर 6/8, Yes. तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी तो 6 है और ये 8 है, तभी 6/8 बनेगा। आना में जवाब दे दीजिए। तो ये वेलोसिटी तुम लोगों ने बोली नहीं अभी तक, बोल दो यार। 3 minus 3. माइनस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 रहेगा तो 6-8 तो बोलना ही पड़ेगा, 3-4 तो हो नहीं सकती क्योंकि 3-4 का मैग्नीट्यूड तो 5 होता है। या बोल दो, कोई बात नहीं, 10 cos 37 और I कैप 10 sin 37 j कैप, है ना में जवाब तो भैया। Yes, sir. इसका वेक्टर फॉर्म मेरा ये I में नेगेटिव है, J में पॉजिटिव है। 10 cos 37 10 sin 37 j, cos 37 हो गया 4/5, Yes, sir. तो माइनस का 8i, यहाँ Plus का 6 प्लस का 6j, यस है ना में जवाब दो। यस सर देख लेंगे स्क्रीन से बाहर ना हो, हम लोग थोड़ा सा बाहर ही हैं, इसको सेट कर लें पहले जरा सा। तुम्हें ये VCM समझ में आ गया कि कैसे लिखा गया? जानना चाहूंगा इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, इक्वल टू साइन यहाँ डाल के कि हमने ये VCM क्यों लिखी, बाकी तो सॉल्यूशन तुम लोग लिखी लो। यस सर या पूरा सॉल्व कर लेते हैं, I का सॉल्यूशन लेते हैं। ये 2i है, ये माइनस का 56i है, माइनस का 56, माइनस का प्लस का माइनस का 54 आई रहेगा बाय 10, माइनस का 5.4 आई। Yes, sir. यस सर जे भी गिनते हैं, 42j पॉजिटिव है, 10j नेगेटिव है, 32j बच गया, नीचे 10 पड़ा है, 3.2j। क्या ये VCM की वैल्यू तुम बच्चों को समझ में आ गई क्या यार? Yes, यस sir. सर ठीक है, sir. यस सर Yes, sir. थोड़ा लाउडर आंसर दोगे कि समझ में Yes, आएगा? सर तो समझ नहीं आया तो बेटा सच्ची बता, बोल तो नहीं, फिर तो ये सब कर ले, बोलो भैया सबको समझ में आ गया क्या? यस सर पक्का बोलो भैया। यस सर तुम्हारे पास ये वेलोसिटी आ चुकी है, तो नहीं बोलो, आवाज तो आई नहीं, वेलोसिटी आ गई। अगर मैं कहूं कि मैं x को अलग y को अलग डील करूंगा तो VCM x होगा m1 v1x प्लस m2 v2x अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, m1 v1x, v1 की वैल्यू प्लस 2 है हाँ जी, sir. और v2 की वैल्यू जो है वो तो 0 है, Yes, sir. 3 वाले के लिए, 2 वाले के दो वाले के लिए, लिए। और 7 वाले के लिए वेलोसिटी माइनस की 8 है। वो यहाँ से भी दिख रहा था, यहाँ से भी दिख रहा था, और निकालना तो पड़ेगा। डिवाइड बाय 10, माइनस 56 प्लस 2 माइनस का 54/10, ये वेलोसिटी अलग से निकालनी है हमने। अब आई चेकिंग का पंगा साथ कैरी नहीं कर रहे हैं, VCM x अलग से आ गया। आया ना, मैं जवाब दे दो। Yes, sir. क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. ऐसे ही m1 vy1 प्लस m2 vy2 प्लस m3 vy3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 से ये प्लस का 3.2 आ गया। Yes, sir. क्या तुम्हें ये पूरा VCM निकालना आ गया क्या बेटा? Yes, sir. आवाज नहीं है तुम सबकी। Yes, sir. और मैं तुमसे मोमेंटम पूछता तो तुम कहोगे इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम मिल Yes, जाएगा। sir. m टाइम VCM इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, Yes, sir. मोमेंटम ऑफ सिस्टम। Yes, sir. क्या है तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा में लिखा हुआ है, Yes, sir. बात तो एक ही लिखी है, बस इसमें हमने कैलकुलेशन थोड़ी अपनी लंबी कर ली कंपोनेंट करके कि हम x अलग से निकालेंगे और y अलग से निकालेंगे। बात तो एक ही लिखी है, क्योंकि इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है VCM निकालने का पहला। Yes, sir. बात समझ में आई आप सबको? Yes, sir. नोट कर लें इस बात को आप लोग। ये सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स से भूलिएगा मत। कौन से पार्टिकल्स है ये सारे? Individual particles. ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं था, ध्यान से देख लीजिएगा। Yes, sir. ये चाहे मास ऑफ सिस्टम से मल्टीप्लाई करके आप मोमेंटम भी निकाल सकते हैं,
मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, उसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड हो जाएगा। बस मास से मल्टीप्लाई करना है। इरेज करें तो No, sir. आराम से जल्दी लिख लो। इरेज करें भैया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, लिख लो यार। ये बात तो समझ में आ गई क्या सारी की सारी? तेरे से पूछो नितिन कुमार। तू बता क्या कर रहा है? आपने उसका नितिन कुमार को नितिन स्वामी। तो नितिन कुमार स्वामी उसमें क्या है? कुछ भी। अब तो रेस कर रहे हैं। सब ये आप लोगों ने अभी भी सीखा क्या? अनडाउटली विषय निकालना सीख लिया आपने इसका। Yes. इसमें कोई किंतु परंतु आया ही नहीं, विषय निकल गया इसका। यस सर। Yes, sir. बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। VCM निकालना हो या मोमेंटम निकालना हो, मोमेंटम VCM निकालना एक ही बात जैसी चीज है। मास में एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोमेंटम निकालना VCM निकाल के फॉर्मूले यही रहने वाले हैं। मोमेंटम में वेलोसिटी में m से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो क्वेश्चन भी लिखा था थोड़ी देर पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। ये m मास की ट्रेन है। गड़बड़ मत करना, ढंग से सुनना भी है। पहले कह रहा हूँ गड़बड़ मत करना, ढंग से सुनना। मुश्किल मामला नहीं है, फीलिंग है इसके अंदर कि बात कैसे सोचनी है उस पर चर्चा है। इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है इसके अंदर। ये रेफरेंस फ्रेम मान लो, ऐसे बोलो कि रेफरेंस फ्रेम गिवन है, इसका मास m है, स्पीड v है, क्योंकि वेलोसिटी तो मैं बता ही नहीं सकता। ये मास m, स्पीड v से जा रही है ऐसे। और किसी ने क्या बोला, इसका मोमेंटम निकाल लो बॉस, इस ट्रेन का मोमेंटम निकाल लो कितना है। क्या तुम ट्रेन का मोमेंटम सिंपली लिख सकते हो क्या? तुम कहेंगे सिंपल लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रेन का मोमेंटम लिखना है और ट्रेन के हर पीस का मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में है। Yes, sir. स्पीड तो सबकी सेम है। Yes, sir. तो हम तो एलिमेंटल मोमेंटम लिख सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला भूलना मत, अभी सिखाया था। पीसीएम का मतलब हो जाएगा dm टाइम v का इंटीग्रेशन। ये भूल मत जाना वैसे। ये dm टाइम v का इंटीग्रेशन में v क्या चीज है? उस एलिमेंट का v है। ये याद करवा दूं VCM की डेफिनेशन क्या थी, इसके ऊपर के स्टेप पे लिख के। VCM था dmv का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। ये तो उधर चला गया। ये एलिमेंट का मास, एलिमेंट की वेलोसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर है तो एलिमेंट थीटा एंगल पे काटना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं हमारे पास। तो ध्यान से देखना, सर्कुलर एलिमेंट काट लेते हैं। यहां से ढंग से सुनना शुरू करना, बात क्लैरिटी पकड़ लेगी धीरे धीरे। थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा एलिमेंट करना, यस सर। ये वाला एलिमेंट आ गया, इसका v इस तरफ है और v वेक्टर फॉर्म में लिखना है। डरना मत, पहले कह रहा हूं सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हर किसी को मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद ये चीजें आसान है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, थीटा। इसका मास लिख लेते हैं, पहले मास पे कमेंट लिख लेते हैं। डी थीटा तो ये लंबाई r डी थीटा। मास कितना आ गया, यूनिट लेंथ का मास m बाय पाई r, वो लेंथ है r डी थीटा। जानना चाहूंगा कि एलिमेंट का मास समझ में आ गया क्या? क्या एलिमेंट का मास समझ में आ गया? फिर पूछता हूं तुमसे, Yes, yes. फिर पूछता हूं
क्या एलिमेंट का मास क्लियर हो गया? पाई आर का मास m यूनिट का मास m बाय पाई आर, तो r d थीटा का मास कितना था? इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ये रही, तो ये कंपोनेंट v cos थीटा आएगा, ये कंपोनेंट v sin थीटा आएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपके पास माइनस v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। जवाब दो, क्या वेलोसिटी समझ में आ गया आपको क्या लिखी है एलिमेंट की? Yes. पीसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो पीसीएम की वैल्यू के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको डीएम की जगह पर m बाय पाई d थीटा, और इधर आ गया साथ में वेलोसिटी वेक्टर जो भी लिखा होगा आपने माइनस v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप, ये पूरा का पूरा करना था। इसमें से v कॉमन आ गया, m बाय पाई बाहर चला गया, m v बाय पाई इंटीग्रेशन किसका करना है? एक तो माइनस sin थीटा i कैप का इंटीग्रेशन करना है, और एक cos थीटा j कैप का इंटीग्रेशन करना है। d थीटा लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 1 तक जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक सारे एलिमेंट आपको कंसीडर करना है। Yes, sir. Yes, sir. m v बाय पाई वैसे का वैसे, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस तो पड़ेगा इसमें, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोई आइडिया किसी को? Minus of theta. sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा लिख लीजिए इसको। Yes, sir. ये इंटीग्रेशन पूरा हुआ i कैप के साथ, लिमिट 0 to 180, ये माइनस सिर्फ इसके साथ था, भूलिएगा मत। cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा j कैप लिमिट 0 to 180। Yes, sir. sin 180 भी 0 होता है, sin 0 भी होता है, 0 तो ये सारा 0 हो गया। Yes, sir. ये नेगेटिव नेगेटिव एक बार तो पॉजिटिव हो चुका है, अंदर cos 180 माइनस cos 0 लिखना है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था, अब लिमिट लगा दी है साथ में, और एक i कैप पड़ा है। m v बाय पाई cos 180 माइनस 1 होता है, cos 0 1 होता है, ये माइनस का 2 बन गया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? क्या मोमेंटम इसका इतना है? Yes. Yes, sir. कोई बात नहीं, ये समझ में आने बात? क्या तुम्हें याद है क्या इसका सेंटर ऑफ मास रिंग का 2r बाय पाई पे निकाला था? Yes, sir. आवाज नहीं है तुम्हारे बस की। Yes, sir. आवाज नहीं तो बस की। Yes, sir. अगर इसका सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई पे निकाला था, अब ये चीज यू घूम रही है, तो सेंटर ऑफ मास यू घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास यू जाएगा, क्योंकि ये दूरी तो बदलेगी नहीं। अगले एलिमेंट अगले इंस्टेंट पे सोचना, अगले इंस्टेंट पे ये वाला सेमी सर्कल थोड़ा सा घूम के यहां आ चुका होगा, यानी सेंटर ऑफ मास घूम के यू चला गया होगा, यानी यही चीज बदल रही है। Yes, sir. तो जो इतना बड़ा काम जब हम सॉल्व किया है, एक्चुअली अभी सॉल्व करने की जरूरत एक ही बार थी, आइंदा हमें पता लग गया कि जब ये चीज यू घूम रही है तो इसकी चेंजिंग पोजीशन निकालनी है, जो कि यू घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? इसको y बोल रहे, तो dy/dt का मतलब y तो नहीं बोलेंगे, इसको हमने यू घुमाना है, तो इसकी वेलोसिटी इस पोजीशन के चेंज होने से आ रही है एंगुलर, इस r को हमने v से रिप्लेस कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 2v बाय पाई, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम। याद रखना तो आसान हो गया इसको कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आईना में जवाब दे दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो घूम रहा है इसके अंदर, यहां से यहां आ जाएगा वो, तो याद रखना तो आसान हो जाएगा इस केस के अंदर, क्योंकि सेम प्रोसेस से सब सॉल्व हुआ। पूरी बात समझ में आ गई है क्या बच्चों? Yes, sir. क्लियर है सबको यहाँ तक की Yes, चीजें? sir. तो हम इस तरीके से पीसीएम को डिफाइन कर पा रहे हैं, एक लाइन में भी डिफाइन कर पा रहे हैं, पूरा मैथमेटिकल सॉल्व किया था, लेकिन इसकी पोजीशन यू घूमी है तो बीसीएम डिसाइड हो गया। जानना चाहूंगा कि बीसीएम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के निकालने हैं, तुम्हें आइडिया मिली है? या तो सीधा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ, उसकी चेंज इन पोजीशन निकाल दो, कैसे वो घूम रहा है उस टाइम पे, या फिर पूरा इंडिकेशन का मेथड। क्लियर हो गया तुम सबको? Yes, sir. यहां तक नोट कीजिए बच्चों। लिखिए सब क्लियर है सबको?
देखो यार, इस बात पे फिर से कमेंट करूंगा, थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ इसको अच्छे से, थोड़ा सा नोटिफाइड रखिएगा इसको, दिमाग को थोड़ा सा ढंग से पॉजिटिव समझिएगा बात। यस, डायरेक्टली लिखाना शुरू कर रहा हूँ बीसीएम, कि डायरेक्टली बीसीएम कैसे लिख सकते थे इस प्रॉब्लम के अंदर, जो रिंग की प्रॉब्लम है, थॉट के अलावा कोई चीज नहीं है। ये रिंग दिखाई दे रहा है हम लोगों को, कोई डाउट नहीं है इसमें, और रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां से 2r/π पर होता है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। यस और नो में जवाब दे दीजिएगा, आसानी से समझ में आएगी बात। बोलना शुरू करता हूं। ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये किस स्पीड से घूम रहा है मामला, ये सारा मामला v से घूम रहा है, v स्पीड है इसकी, ठीक है। तो इसका ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा एंगुलर स्पीड कितनी आ गई इसकी, हम कहेंगे सर इसकी एंगुलर स्पीड आ गई v/r, v इक्वल टू ओमेगा होता है। यस सर। तो इसकी एंगुलर स्पीड आ गई v/r। v/r। तो जिस ओमेगा से ये घूम रहा है उसी ओमेगा से सेंट्रल मास में घूमेगा सर। यस सर। क्योंकि जैसे ये घूमेगा वैसे ये सेंट्रल मास घूमेगा, यानी इसका ओमेगा जो ट्रेन है वो और इस लाइन का ओमेगा दोनों सेम होंगे। तो इसकी स्पीड को अपन vcm लिख लेते हैं बॉस, इसकी स्पीड को vcm लिखा तो vcm इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टाइम ये वाला r और ये वाला r है 2r/π। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ की v/r, तो v/r into 2r/π में r से ना कट गया, क्या vcm 2v/π कैसे है, समझ में आया क्या यार? यस सर। कि एक्चुअली कैसे है ये चीज? यस सर। ये सब में कमेंट चाहिए सर। और कमेंट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि हम लोग पूरे के पूरे यहाँ पर मौजूद हो। क्या पूरी बात समझ में आई? यस सर। अरे बोलो तो सही। यस सर। नोट कीजिए इस बात को जो भी लिखी है। कैसे सेंटर ऑफ मास पे कमेंट किया गया आपके सामने है बच्चों। ये राइट साइड पर तक इरेज करते हैं। बात का फिर पूरा समझ में आ गया होगा इस बार जो बताया सेंटर ऑफ मास के अंदर इस चीज के अंदर आपको मिलेगा। यस। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला बताओ भैया एक बार। एसीएम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? क्या तुम्हें ये एक्सप्रेशन याद आ गया? ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। जो प्रॉब्लम आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम नीट और जेई मेन दोनों में आई प्रॉब्लम है। कभी भी रिपीट हो सकती है, कोई लंबी छोटी बात नहीं है। ये दो मासेस हैं M1 और M2। M1 और M2 ऑफ कोर्स एक हल्का एक भारी है। मान लो M1 हैवी है, M2 लाइटर है। सिस्टम को छोड़ देते हैं तो M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा। यस सर। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम का मैग्नीट्यूड बता दो इस प्रॉब्लम में। एसीएम बताना है। आई प्रॉब्लम में पहले बात खत्म की मैंने वाली बात बोल के कि पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको एक तो ये बात पता है और आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है। ये फॉर्मूला है, ये प्रॉब्लम है। पहली बार क्वेश्चन जिंदगी में सामने आया है। पूछा भी यही है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने क्या कहा था? रेगुलर बॉडीज में सेंटर ऑफ मास महसूस कर सकते हैं कहां पर है, पार्टिकल सिस्टम में कहां पर है महसूस नहीं कर सकते। उसका मोशन कैसे हो रहा है हम महसूस नहीं कर सकते, हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें महसूस हो सकती है चीजें।
कि रिंग यूं घूमा तो उसका सेंटर मास यूं घूमा, हमें दिखाई दे रहा है? यस और नो में जवाब दीजिए। तो तुम्हें इसका आंसर निकालना। इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था कि पार्टिकल V1 V2 V3, हमें नहीं पता उसका सेंटर मास कहाँ पे था, वी डोंट नो दैट टाइम कहाँ पे सेंटर मास है, क्योंकि मैंने किसी कोऑर्डिनेट लिख के दिए ही नहीं तुम्हें। आया ना में जवाब दीजिए। लेकिन हमने फिर उसका BCM निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग पार्टिकल के मासेस पता थे, अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी पता थी, एंड वी वर एबल टू कमेंट ऑन VCM एट दैट मोमेंट। सेम है, हमारे पास M1 है, M2 है, हमें ACM निकालना है। लुकिंग फॉर योर कमेंट। क्या निकालना पड़ेगा पहले? सर इंडिविजुअल आंसर। क्या बात है। सेक्शन में क्या था? इसका आंसर निकालने के लिए पहले आपको सब इंडिविजुअल एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला तो वही पुट होंगे ना। A1 का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ 1। A2 का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन ऑफ 2। ये लाइन अगर आपको समझ में आती तो चीजें थोड़ा सा आसान होना शुरू होंगी। एक्सप्रेशन ऑफ 1, एक्सप्रेशन ऑफ 2 दोनों बराबर हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है। ये जिस एक्सप्रेशन से नीचे आता है ये उसी एक्सप्रेशन से ऊपर जाता है। मैं इसके एक्सप्रेशन को A1 नीचे बोलता हूं, तो A1 की वैल्यू क्या होगी? हम सब जानते हैं M1 - M2 अपॉन M1 + M2 × G। क्या तुम्हें याद आया? यस सर। यस सर। क्या A1 तुम्हें याद आया क्या? यस सर। ये तो होती है M1G M2G। M1G खींच रहा है, M2G रोक रहा है, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मूविंग मास। ये एक्सेलरेशन थी 1 की, सिस्टम की भी 1 की। यस जवाब दे दीजिए। यस सर। और A2 भी इतना होगा। A1 A2 दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन A1 को अगर पॉजिटिव A बोला तो वेक्टर फॉर्म में A2 को क्या बोलना पड़ेगा? माइनस है, माइनस। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन तो ध्यान रखना पड़ेगा। हमने जो नेगेटिव थी उसको -i से लिखा था। यस सर। हाँ ना, मैं फिर जवाब दीजिए। समझ में बता रही है क्या? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। अब तुम्हारी मर्जी है कि इसको नेगेटिव एक्सेशन लिखोगे तो उसकी पॉजिटिव लिखोगे, लेकिन वैल्यू तो सेम है। यस सर। फाइनल आंसर लिख रहा हूं, देखता हूं कितना को समझ में आता है। ACM = M1 A1। A1 की वैल्यू ये लिखनी है मुझे, लास्ट में लिखूंगा मैं, इसको नेगेटिव लिख देता हूं। तो मुझे दूसरे की एक्सेशन पक्का क्या लिखनी पड़ेगी? उतनी पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, डिवाइड बाय M1 + M2। J कैप कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया, लेकिन अंदर क्या बच गया? M2 - M1। M2 - M1 में M1 तो भारी बोल रखा है, यस सर। तो नेगेटिव भी कॉमन निकाल लेता हूं, और कॉमन क्या निकाल चुका साथ में? AJ के। यस सर। और A की वैल्यू मुझे ये पुट करनी है। यस सर। बेटा मैं जानना चाहता हूं क्या आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई है? यस सर। अब इसका क्या निकालना था? मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव छोड़ देंगे। हाँ जी सर। तो ACM की फाइनल वैल्यू क्या आ गई? यहां लिख देते हैं। ACM की फाइनल मैग्नीट्यूड आ गया M1 - M2 अपॉन M1 + M2 का होल स्क्वायर × G। जवाब दे दीजिए बच्चों। यस सर। क्या ये प्रोसीडिंग, ये आंसर आप सब बच्चों को समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बोलो भैया पीछे। तो ये तो समझ में आएगा बेटा? अब बोल भी मैंने समझ में आएगा बेटा? क्या A1 A2 समझ में आ गया कि A1 और A2 की वैल्यू सेम होगी? यस सर। तुम सबसे पूछता हूं, A1 और A2 की वैल्यू यही है, यस सर। लेकिन एक की वैल्यू पॉजिटिव तो एक की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव है। इसकी वैल्यू -AJ क्या बोलेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? +AJ क्या, वेयर A इज दिस वन। हाँ जी सर। तो सिंपल M1 A1 की जगह पर -AJ क्या, AJ का। इसकी जगह पर +AJ का। कॉमन निकालना। AJ का। इसमें से AJ क्या कॉमन निकालना, बचेगा -M1 + M2, माइनस भी कॉमन निकालना। A की ये वैल्यू यहां पुट कर दी। मैग्नीट्यूड निकाला तो डायरेक्शन छोड़नी है। भी भारी है, हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास तो भारी की तरफ होता है। भारी नीचे जा रहा है M1 वाला, तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, वो ये बता रहा था नीचे जाएगा। यस सर। लेकिन हमें डायरेक्शन के बारे में पूछा ही नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर मैग्नीट्यूड। मैंने -J के को छोड़ दिया। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। यस सर। यस सर। ये एक्सप्रेशन किसकी है? ये एक्सप्रेशन किसकी है? सेंटर ऑफ मास की। ये एक्सप्रेशन किसकी है? सेंटर ऑफ मास। बोर्ड से ध्यान ना हटाएं तो मैं एक चीज दिखाता हूं। अगर आप बोर्ड से ध्यान ना हटाएं और एक बार देखें इसको,
तो देखते हैं कि तुमको ये चीज समझ में आती है। दोबारा से इस बात को बताने का इच्छुक हूं मैं, चेक करना ध्यान से। F इक्वल टू एम में होता है, F इक्वल टू एम में होता है, तो F ऑन सिस्टम इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम होगा। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये भी मैंने लिखा नहीं है फॉर्मूला, उस प्रूफ के अंदर जो चल रहा है अभी तक, आज प्रूफ हमने 5 बातें लिखी है, अभी छठी चीज आएगी वो यही आएगी, लेकिन मैं अभी चेक कर रहा हूं क्योंकि F नंबर हमने M में पढ़ना ही है, तो F सिस्टम इक्वल टू M सिस्टम A सिस्टम पढ़ेंगे। यस सर। जब सारा कुछ वैसा पढ़ा मैकेनिक्स में भी हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में, तो ये भी पढ़ेंगे F सिस्टम इक्वल टू M सिस्टम A सिस्टम तो ACM। इस प्रॉब्लम को दोबारा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, ढंग से सुनिएगा। इस सिस्टम पर नीचे का फोर्स ये रहा और ऊपर का फोर्स ये रहा, इस सिस्टम पर। और ये टेंशन हम सब जानते हैं 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g होती है। यस और नो में कमेंट कीजिए। देखो कर चुके थे हम लोग पहले से, हमें तो ACM निकालना है इस प्रॉब्लम का। एक तरीका तो ये रहा, दूसरे तरीके को देखते हैं। ये सिस्टम एक भारी एक हल्का, ये भारी चीज नीचे जाएगी, सेंटर ऑफ मास नीचे जा ही रहा है, तो नेट फोर्स हो गया m1g प्लस m2g माइनस 2t। m1g प्लस m2g माइनस 2t इक्वल टू m सिस्टम A सिस्टम। ये F बराबर m में लिखा हुआ, जो यहां लिखा हुआ है, सिस्टम पर नेट फोर्स। ये रुका हुआ सिस्टम नहीं हो सकता भाई साहब, कोई कहेगी तो रुका हुआ नहीं है, m1 m2 से भारी है, नीचे जा रही है ऊपर जा रहा है, लेकिन सिस्टम पर नेट फोर्स नीचे कितना है, इन दोनों का जोड़, रोकने वाला फोर्स कौन सा, 2t। तो F नेट इक्वल टू ma, मैं t की वैल्यू पुट कर रहा हूं, m1 प्लस m2g माइनस ये 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 बन गया। ये 4 कैसे आ गया भाई साहब बता दो, वो मल्टीप्लाई हो गया, कह रहे हैं ये 2 से 4 बन गया। इसको एलसीएम लूंगा तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लूंगा तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पूरा बन गया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या पड़ा था, ये वाला एलसीएम, और एक ये चीज नीचे ले आओ, ये क्या बच गया, एसीएम, एक जी मल्टीप्लिकेशन में पड़ा ये वाला, सेम आंसर है। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। क्या तुम्हें दोनों तरीकों से एसीएम कैसे निकाला है समझ में आ गया क्या कुछ? या तो एसीएम ऐसे आया या फिर एसीएम ऐसे आया। ये वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। एक्सेशन इंडिविजुअल पार्टिकल की पूछ रखी है, सिस्टम की पूछ रखी है, सेंटर ऑफ पूछ रखी है, सिस्टम की पूछ रखी है। इंडिविजुअल पार्टिकल तुम पहले निकाल चुके हैं, जवाब दे दीजिए। क्या समझ में आ रही सर? क्लियर है एकदम? यहां तक नोट कर लीजिए सारा का सारा कुछ। आज के लेक्चर की तरह रखेंगे, मोमेंटम प्रदर्शन के बाद कल ही शुरू करेंगे, ठीक है ना? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन।